हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइस, आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैस्थेनियस ग्रेविस क्या है, व्हाट इज मैस्थेनियस ग्रेविस। उसके बाद हम देखेंगे कि मैस्थेनियस ग्रेविस जो डिजीज है वो कौन कौन से लोगों को हो सकता है, उसका डायग्नोसिस क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। सो आज हम इस वीडियो में बिल्कुल पूरी जो है टोटल हम मैस्थेनियस ग्रेविस के ऊपर ही बात करेंगे। वो सिर्फ डेंटल या एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक कॉमन लोगों के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैस्थेनियस ग्रेविस क्या है, किन लोगों को ये हो सकता है और उसका कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है और ट्रीटमेंट क्या है। ये वीडियो लाने के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही लेट हो चुका है। हालांकि मैं 2 महीने पहले बोला था कि मैस्थेनियस ग्रेविस का वीडियो आ जाएगा, बट मेरा इंटरनल एग्जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गया। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ऑलरेडी बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए एक टेलीग्राम चैनल खोल चुका हूं। हालांकि मेरा पहले एक वेबसाइट था जिसका नाम था thedental.doctor.info, बट वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और उसको मैं कोशिश किया था बहुत मतलब रिटर्न करवाने के लिए, लेकिन हो नहीं पाया। सो अभी मैं 2 टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, बीडीएस फर्स्ट ईयर के लिए एक और बीडीएस सेकेंड ईयर के लिए एक, जिसमें मैं हैंड रिटन नोट्स डाल रहा हूँ। तो अगर आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कमेंट सेक्शन तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ नया नोट्स अपलोड करूँगा आपके पास पहले आके पहुँच जाएगा। सो गाइस, अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारा मैस्थेनियस ग्रेविस के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि मैस्थेनियस ग्रेविस है क्या। मैस्थेनियस ग्रेविस अगर बताऊंगा तो बेसिकली ये एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है। क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब क्या था? क्रोनिक मतलब हो गया कोई एक डिजीज़ जो कि आपके बॉडी में बहुत दिन से प्रेजेंट है, आपके बॉडी में है और आपको वो तकलीफ दे रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोनिक डिजीज़। अगर ऑटो इम्यून का बात किया जाए तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है, एक सेल अगर दूसरे सेल को मतलब डिस्ट्रॉय कर लेगा, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून। ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब वो खुद के बॉडी का जो सेल्स है उसको वो मार दे रहा है या डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज। उसके बाद आता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजीज। बेसिकली न्यूरोमस्कुलर मतलब 2 वर्ड से बना है, न्यूरन और मसल्स। न्यूरन से क्या होगा, कुछ केमिकल्स रिलीज होगा और मसल्स के ऊपर जो रिसिप्टर होता है उसके साथ बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद कुछ एक्शंस प्रोड्यूस होगा, जैसे कि हमारा कंट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया। दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन में जैसे काम होता है, मैं ये बता दिया आपको। बेसिकली क्या हो रहा है, जब मैस्थेनियस ग्रेविस होगा तो उसमें क्या होता है ना, जो जब रिसिप्टर्स होता है, रिसिप्टर्स का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, नहीं तो उसका जो साइज है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, वो जो बाइंडिंग हो रहा था वो बाइंडिंग अभी नहीं हो पाएगा। जिसकी वजह से हम इसको बोल रहे हैं कि न्यूरोमस्कुलर डिजीज़। इसमें होता क्या है बेसिकली, इट कॉजेज द वीकनेस इन द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का वीकनेस होगा। स्केलेटल मसल्स अभी क्या है, स्केलेटल मसल्स बेसिकली मसल्स जो कि बोन के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि आर्म रीजन हो गया, लेग्स का रीजन हो गया, और वहाँ पे क्या करेगा, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा मूवमेंट करवाता है। बेसिकली इस चीज़ का जो वीकनेस होगा उसको हम बोलेंगे मैस्थेनियस ग्रेविस। उसके बाद बेसिकली अगर हम देखेंगे कि लाइक हमको बहुत सारा मसल्स होते हैं जो कि ये डिसऑर्डर में इन्वॉल्व है, बहुत सारा मसल्स, जिसके वजह से बहुत सारा, जैसे कि आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप जो फेशियल एक्सप्रेशन देंगे उसमें आपको तकलीफ होगा, जैसे कि आपका हंसने के समय हो गया या कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन जब आप देंगे उस समय आपको तकलीफ होने वाला है। ये एक सिम्टम हो गया। जैसे कि आपको आई और आई लिड मूवमेंट करने में, उसमें भी आपको तकलीफ होने वाला है, इसमें भी इसका जो मसल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं मैस्थेनियस ग्रेविस के लिए। सिमिलरली च्यूइंग करने के लिए जो जो मसल्स हेल्प करते हैं हमारा, वो भी मैस्थेनियस ग्रेविस के मसल्स के अंदर आते हैं। सिमिलरली बात करने के समय जो जो मसल्स हमारा आता है, ये सब मसल्स भी आते हैं। और जब हम लाइक सैलोइंग, जब हम कुछ स्वालो करेंगे तो उस समय भी हमको उसके लिए जो मसल्स हमको हेल्प कर रहे हैं वो सब मसल्स हमारा इन्वॉल्व होते हैं मैस्थेनियस ग्रेविस या मैस्थेनियस ग्रेविस का डिसऑर्डर में। बेसिकली हमारा जो आई लीड और आई मूवमेंट के लिए जो मसल्स है, फेशियल एक्सप्रेशंस में जो मसल्स इंक्लूड होते हैं, बात करने के लिए जो मसल्स हो गए, और हमारा स्वालो करने के लिए और च्यूइंग के लिए, ये सारे चीज़ के लिए जो जो मसल्स हमको हेल्प कर रहे हैं, उस मसल्स सारे हमारा मैस्थेनियस ग्रेविस का डिसऑर्डर में इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो डिसऑर्डर है ये सडनली हो सकता है, इसका कुछ सिम्टम्स भी होता है, लेकिन वो जो सिम्टम्स का बात है वो बहुत दिन तक कभी कभी लाइक पता नहीं चलता है कि आपको बेसिकली मैस्थेनियस ग्रेविस हुआ है कि नहीं। और
अगर बात किया जाए बेसिकली इसका जो रेट है आप डायग्नोसिस का अगर बात किया जाए तो ये थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि मतलब अगर एक पेशेंट को ऐसा फील होता है कि फॉर एग्जांपल पैर में दर्द हुआ या कुछ हुआ, तो उसको ऐसे पता नहीं चलता है, या वीकनेस हुआ तो उसको बेसिकली पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली उसको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है कि नहीं, जिसके वजह से वो डॉक्टर के पास जाने के लिए डिले करेगा और साइमल्टेनियसली उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो भी डिले हो जाता है। सो बेसिकली इसमें जो सिम्टम्स है वो आता तो है लेकिन बहुत लेट में आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि सडनली भी ये डिजीज़ हो सकता है। सो ये था कि लाइक कौन सा मसल से इन्वॉल्व होते हैं, लाइक कौन सा फंक्शन और एक्शन करने के लिए जो मसल्स है वो मैस्थेनियस ग्रेविस के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर सिम्टम्स हम देखेंगे, जैसे कि मैं बताया था आई का मूवमेंट के लिए और आई लीड्स का मूवमेंट के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा मैस्थेनियस ग्रेविस में भी पाया जाता है। सो वीकनेस ऑफ द आई मसल, जैसे कि ऑक्यूलर मैस्थेनिया एक मसल है। ऑक्यूलर मैस्थेनिया बेसिकली अगर आपका आई मूवमेंट या आईलिड मूवमेंट में जो मसल्स है उसके वजह से मैस्थेनियस ग्रेविस हो रहा है, सो उसको हम बोलेंगे ऑक्यूलर मैस्थेनिया। सिमिलरली ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलिड्स, ड्रॉपिंग और बोथ और दोनों आईलिड्स, तो उसमें अगर हम बोलेंगे उसका जो डिसऑर्डर का नाम होगा वो है टोसिस, दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मैस्थेनियस ग्रेविस। सिमिलरली ब्लर्ड और डबल विजन अगर दो दो दिखाई दे रहा है या ब्लर्ड विजन है, सो उसमें भी आपको चांस है कि आपको मैस्थेनियस ग्रेविस हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे चेंजेस इन फेशियल एक्सप्रेशन में अगर आपको चेंज करने में तकलीफ हो रहा है तो आप शायद आपको मैस्थेनियस ग्रेविस हो सकता है। और साइमल्टेनियसली डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, स्वालोइंग करने में अगर आपको तकलीफ हो रहा है देन ऑल्सो इट माई बी लीड टू मैस्थेनियस ग्रेविस। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के प्रोसेस में अगर लाइक आपको तकलीफ हो रहा है, अब बहुत शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज देयर, देन ऑल्सो इट मे लीड टू मैस्थेनियस ग्रेविस। उसके बाद इम्पेयर्ड स्पीच, बात करने में तकलीफ होना या टॉकिंग में अगर तकलीफ हो रहा है तो उसके साथ जो मसल्स रिलेटेड है उसके वजह से भी आपको मैस्थेनियस ग्रेविस हो सकता है। दैट इज नोन एज डाइसर्थिया उसको हम बोलते हैं, दैट इज़ द इम्पेयर्ड स्पीच। उसके बाद आपका आर्म्स में भी वीकनेस हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, हैंड्स में, फिंगर्स में, नेक में। सो इस चारों जो रीजन में जितने सारे मसल्स हैं उनके वजह से भी मैस्थेनियस ग्रेविस जो है वो हो सकता है। सो बेसिकली वीकनेस ऑफ मैस्थेनियस ग्रेविस जो है वो बहुत वीक रहता है, और रेस्पिरेटरी फेल्यूर भी कभी कभी वीक तो रहता है लेकिन कभी कभी रेस्पिरेटरी फेल्यूर भी हो सकता है, लाइक ब्रीदिंग प्रोसेस में भी तकलीफ हो सकता है, जिसके वजह से आपको इमरजेंसी मेडिकल केयर भी लेना पड़ेगा। सो ये चीज़ जानना चाहिए और सिम्टम्स को ध्यान रखते हुए आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। सो अभी देखते हैं कि लाइक मैस्थेनिया ग्रेविस जो है वो किन किन लोगों को हो सकता है, यानी कि सिर्फ बेसिकली मेल्स को होता है या फीमेल लोगों को होता है या जो छोटे बच्चे हो गए उनको होता है, या और उसका क्या रोल प्ले करता है। अगर एक फीटस का बात किया जाए, फीटस में या एक छोटा बच्चा जो बार्थ नहीं लिया है न्यूनाटल पीरियड में, उस समय भी क्या मैस्थेनियस ग्रेविस हो सकता है कि नहीं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो बोथ मेल एंड फीमेल गेट अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर मैस्थेनियस ग्रेविस। चाहे वो किसी भी रेस का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, किसी को भी ये मैस्थेनियस ग्रेविस का जो डिसऑर्डर है वो हो सकता है। लेकिन अगर हम फीमेल का बात करेंगे, अडल्ट फीमेल जिसका एज 40 साल से नीचे है, यानी कि 40 इयर्स ओल्ड से वो कम है, तो उनको चांस है ज़्यादा होने के लिए फीमेल ग्रुप में अगर हम देखेंगे। और अगर हम मेल की बात करेंगे, 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो मेल्स हो गए उनको मैस्थेनियस ग्रेविस हो सकता है। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ 40 साल के नीचे जो है फीमेल और 60 साल के ऊपर जो मेल है उनको होगा। आज के डेट में हम देखेंगे तो वो बहुत सारे एज ग्रुप को हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या चाहे एक ओल्ड एज पर्सन हो, किसी को भी ये डिजीज़ हो सकता है। उसके बाद ऐसा ये भी नहीं है कि ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आपका पेरेंट्स को मैस्थेनियस ग्रेविस हुआ है तो आपको भी मैस्थेनियस ग्रेविस होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये भी चांस है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में एक लोग का हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर में और किसी को, फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी नहीं होगा। एक फैमिली में 4-5 लोगों को एक साथ भी मैस्थेनियस ग्रेविस का डिसऑर्डर हो सकता है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है। और एक जो सबसे
इम्पोर्टेंट चीज़ है। रेयरली अगर हम देखेंगे, बहुत रेयर केस में हम इन्फेंट्स में भी मैस्थेनियस ग्रेविस को देखते हैं। मैस्थेनियस ग्रेविस जो है वो इन्फेंट्स में भी कभी कभी हो जाता है। सो जिसमें क्या होता है, फिटस जो है वो क्या करता है, कभी कभी जो मदर का, फीमेल का जो एंटीबॉडीज़ है उसको एक्वायर कर लेता है, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे नियोनेटल मैस्थेनिया। सो क्या होता है बेसिकली, नियोनेटल मैस्थेनिया क्या है ना, जब एक फीमेल यानी कि जो माँ है उससे जो एंटीबॉडीज़ है, अगर उस एंटीबॉडी को फिटस ने एक्वायर कर लिया, सो उसको क्या हो सकता है, नियोनेटल मैस्थेनिया। ठीक है। सो नियोनेटल मैस्थेनिया बेसिकली जो है वो एक टेम्पररी और एक चाइल्ड का सिम्टम्स जैसे होता है, और वो धीरे 2-3 महीने के अंदर वो डिसअपियर कर जाएगा बार्थ होने के बाद। बार्थ लेने के बाद 2 महीने या 3 महीने के अंदर ये डिसअपियर हो जाता है। सो बेसिकली अभी हम व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मैस्थेनियस ग्रेविस हम जानने वाले हैं। सो अगर हम कॉज ऑफ मैस्थेनियस ग्रेविस देखेंगे, सो बेसिकली क्या होता है ना, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो प्रेजेंट होता है हमारा केमिकल से, जो कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर द केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स। सो बेसिकली, और ब्रेन सेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, जो कि सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा। सो जब एक केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इम्पल्स जनरेट होगा और वो ट्रैवल करेगा और मोटर नर्व तक पहुंच जाएगा, तब क्या होता है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होगा। यानी कि अगर मैं मैस्थेनियस ग्रेविस का बात करूं या मसल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बात करूं, तो उसमें जो हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा उसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन। सो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, वो रिलीज होगा, कहाँ से रिलीज होगा, नर्व एंडिंग से रिलीज हो रहा है, और रिलीज होके वो क्या करेगा, मसल्स के ऊपर जो रिसिप्टर्स है, और एसिटाइल कोलिन के लिए जो रिसिप्टर है उसका नाम हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसिप्टर, उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा। जब वो बाइंड करेगा उसके बाद क्या होगा, मसल्स का जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मसल कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का जो काम होता है वो शुरू हो जाएगा। सो बेसिकली ये नॉर्मल जिस जब फंक्शन करता है ऐसा होता है। अगर मैस्थेनियस ग्रेविस का बात करूंगा, तो एंटीबॉडीज़ क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है या ऑल्टर कर देता है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो एसिटाइल कोलिन का रिसिप्टर है उसका नंबर डिक्रीज हो जाना या उसका जो साइज है वो रिड्यूस हो जाना। सो एंटीबॉडी के वजह से क्या होगा, वो मसल का जो रिसिप्टर का जो एसिटाइल कोलिन रिसिप्टर है उसका साइज में ऑल्टर होना या नंबर में ऑल्टर हो जाना। सो उसके वजह से क्या होगा, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, बाइंड नहीं हो सकता है। बाइंड नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो बाइंड नहीं होगा, बाइंड नहीं होने से क्या हो रहा है कि हमारा जो मसल कंट्रैक्शन का जो काम था वो नहीं हो पाएगा, और जिसके वजह से हमारा मैस्थेनियस ग्रेविस हो रहा है। सो बेसिकली ये हमारा कॉज ऑफ मैस्थेनियस ग्रेविस हो गया। सो बेसिकली मैस्थेनियस ग्रेविस को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो मैस्थेनियस ग्रेविस के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर बेसिकली क्या करेगा, बहुत सारा टेस्ट करवाता है। जैसे कि आपको फिजिकल और एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपका मसल टोन को चेक किया जाएगा, कोऑर्डिनेशन, सेंस ऑफ टच, लाइक आप टच का जो सेंस है वो कैसे कर पा रहे कि नहीं। उसके बाद एनी इम्पेयरमेंट ऑफ द आई मूवमेंट्स, आई मूवमेंट में अगर आप देखे होंगे कि आई मूवमेंट में भी फ्लक्चुएशन होता है। सो ये सब चीज़ का जो चेक करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करेगा। उसके बाद एड्रोफोनियम टेस्ट होता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस भी किया जाता है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग भी किया जाता है, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग भी किया जाता है। सो ये सब वेरियस टेस्ट जो कि डॉक्टर एडवाइस करते हैं करने के लिए, उस हिसाब से डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करने वाला है। सो अगर आपको ट्रीटमेंट का बता दूं तो वेरियस थेरापीज़ अवेलेबल है। अगर ड्रग्स का बात किया जाए तो नियोस्टिग्मिन जो है वो स्पेसिकली मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग है मैस्थेनियस ग्रेविस के लिए। और अगर थेरापीज़ का बात किया जाए तो थाइमेक्टोमी दैट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीड्यूर, जिसमें क्या होता है, आपका जो थाइमस ग्लैंड है उसको रिमूव किया जाता है। सिमिलरली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी करके आपको दिया जाता है। एंटीकोलिन इस्टरेज मेडिकेशंस, जैसे कि मैं आपको बताया नियोस्टिग्मिन, फाइजोस्टिग्मिन, बेसिकली मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग का बात बताया जाए तो नियोस्टिग्मिन ही मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग है मैस्थेनियस ग्रेविस के लिए। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी दिया जाता है, जैसे कि आजाथायोप्रिन हो गया, या फिर आपको प्रेडनिजोन, ये सब सारे ड्रग्स दिया जाता है। उसके बाद आपको
इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिया जाता है। सो ये सब आपका ट्रीटमेंट हो गया। सो गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो में मैस्थेनियस ग्रेविस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।